अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ एंजाइम्स। पहले हम देखेंगे एंजाइम्स की डेफिनेशन, दैन उनका स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो प्रोटीन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। प्रोटीन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है उनको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। और ये हम ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको एफिशिएंट करते हैं, उनको इंक्रीज़ करते हैं। और ये उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड अप कर रहे होते हैं। इस वजह से एंजाइम्स जो होते हैं वो जितने भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं प्रोटीन का। और प्रोटीन आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली हमारे केमिकल रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन को स्पीड करते हैं, उनको एफिशिएंट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर है, इनका एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है क्योंकि प्रोटीन से बने हुए होते हैं तो अमाइनो एसिड जाहिर से बात है इनके अंदर होंगे। तो 100 ऑफ अमाइनो एसिड कॉइल्ड होते हैं। जैसे एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नहीं बन जाता, कॉइल उनको अमाइनो एसिड को कॉइल करें तो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एंजाइम्स का भी इस तरह का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये द कैटालिटिक एक्टिविटी। उसके बाद अगर हमें स्ट्रक्चर को देखना है ना तो हमें उसके लिए एक्टिव साइड को देखना पड़ेगा कि एक्टिव साइड क्या होती है, कोफैक्टर को देखना पड़ेगा, एक्टिवेटर को देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि एंजाइम्स का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हम लोग स्ट्रक्चर में पहले डिस्कस करते हैं वो होती है एक्टिव साइट। के एंजाइम्स वर्क करने के लिए उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस किस साइड पे लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहले हमारे पास एक्टिव साइट है। जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ना एंजाइम्स की, वो एक रिस्ट्रिक्ट होती है एक स्मॉल पोर्शन पे। एक स्मॉल पोर्शन होता है जिस पे उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हुई होती है, वो होती है एक्टिव साइट। द कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन विच इज़ कॉल्ड द एक्टिव साइट। अब इसे हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे तो ये जो है ना साइड जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है वो उसकी एक्टिव साइट होती है। देन हम लोग उसके बाद एक्टिव साइड के बाद हम लोग कोफैक्टर को डिस्कस करेंगे। कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग या प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जाहिर सी बात है कि सबस्ट्रेट आके यहाँ पे अटैच होगा, ये उसका साथ कोफैक्टर है तो ये साथ अटैच होगा तो ये पूरा अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, सबस्ट्रेट तो चलो प्रोटीन पार्ट होता है, ये बाकी भी जो इसका रेस्ट ऑफ होता है ना एक्टिव साइड के अलावा जो प्रोटीन के ग्लोबल स्ट्रक्चर होता है ये भी प्रोटीन से बना हुआ होता है। लेकिन कोफैक्टर होता है ये नॉन प्रोटीन होता है। अब नॉन प्रोटीन पार्ट हमें इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। अगर ये नहीं होगा, सिर्फ सबस्ट्रेट यहाँ के अटैच हो जाएगा एक्टिव साइड पे, ये नहीं होगा तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं होगी। इस वजह से कोफैक्टर जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एंजाइम्स की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारे पास है एक्टिवेटर। अब जो कोफैक्टर होते हैं ना वो एमजी भी हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं आयरन भी हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक्टिवेटर पढ़ेंगे जो डीअटैचेबल कोफैक्टर होता है। एक तो होते हैं जो अटैच रहते हैं ओवरऑल पूरे प्रोसेस में, वो दूसरे होते हैं, और जो कोफैक्टर उनको कहते हैं। और जो एक्टिवेटर होते हैं, अगर ये कोफैक्टर डीअटैच हो जाए तो वो होते हैं एक्टिवेटर। डीअटैचेबल कोफैक्टर इज़ एक्टिवेटर इफ़ इट इज़ इनऑर्गेनिक। अगर वो इनऑर्गेनिक हो और वो डीअटैच हो जाए तो हम लोग उसको कोफैक्टर नहीं कहेंगे, हम उसको एक्टिवेटर कहेंगे। उसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट, क्योंकि हमने कोफैक्टर को नॉन प्रोटीन पार्ट कहा, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बॉन्ड हो तो हम लोग उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और अगर ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर है अगर ये लूजली अटैच हो तो हम लोग इसको कहेंगे कोएंजाइम। और ये जो कोएंजाइम होता है ना ये क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन्स होते हैं, कि मोस्टली ये विटामिन्स में आ रहा होता है कोएंजाइम्स। तो सबस्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट हुआ इसकी के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट हुआ। बाकी ये जो एंजाइम का बाकी रेस्ट ऑफ एरिया बच जाता है ये भी एंजाइम्स मॉलिक्यूल होता है, ये भी प्रोटीन का होता है। और ये एक्टिव साइट होता है। ये पूरे मिल के हमारे अंदर एंजाइम्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही होती है। हमने कोएंजाइम्स को भी देखा। प्रोस्थेटिक ग्रुप के प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे कोवलेंटली बॉन्ड होता है। अगर हम इसको अटैच करें ना तो अगर ये कोफैक्टर क्लोजली अटैच हो जाएगा, मतलब स्ट्रांगली अटैच होगा तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अगर वो लूजली अटैच हो रहा है, प्रोटीन्स हैं लूजली अटैच हो रहे हैं तो हम लोग फिर उनको कोएंजाइम्स कहेंगे। उसके बाद हम लोग एंजाइम्स देखते हैं कि एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, हमें फोटोसिंथेसिस के लिए भी चाहिए होते हैं। और फोटोसिंथेसिस फाउंड द क्लोरोप्लास्ट। अगर फोटोसिंथेसिस की जो एंजाइम्स होते हैं ना वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और वो फिर हमारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। और जो कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अगर हम उनको देखें कि ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में भी यूज़ हो रहे होते हैं। और जो एंजाइम्स जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो हमारे लिए किसके लिए यूज़ हो रहे थे, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए यूज़ हो रहे होते हैं। और इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ना इनका ये पूरा स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूर हों।
तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।